हो गया। मैं आपको एक दर्जन इंसिडेंट गिना सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट टेरर में आया। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से लेकर असम की घटना से लेकर जयपुर का ब्लास्ट 2008, मुंबई के आजाद मैदान की घटना 2012, हैदराबाद के ब्लास्ट। एक उदाहरण बताइए जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या ईसाई का आया हो। मैं चुनौती से कहता हूं। और ये बताइए, आपकी तो पंजाब में सरकार है, बताइए कितने बलात्कार के आरोपी, कितने डकैती के आरोपी, चोरी के आरोपी पकड़े गए हैं। ये लोग हैं जो देश की अस्मिता पर डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी घृणा देश के टुकड़े करके रहीम को नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों ईश्वर की कृपा से बहुत ठीक ठाक होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का जो बहस है, रवि श्रीवास्तव जी हैं, उन्हीं के जवाब में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जो कि आज का बहस बहुत ही शानदार होने वाला है। आप अंत तक बने रहोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में अपनी राय रखना ज़रूर दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसा ही नए वीडियो जैसे ही अपलोड करें चैनल पर सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप भी उस वीडियो को देख सके। चलिए देर न करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। को सिर्फ भारत के हिंदुओं से नफरत नहीं है, हिंदू मात्र से नफरत है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश का होगा या अफगानिस्तान का होगा तो उससे भी नफरत है। एक दर्जन इंसिडेंट गिना सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट टेरर में आया। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से लेकर असम की घटना से लेकर जयपुर का ब्लास्ट 2008, मुंबई के आजाद मैदान की घटना 2012, हैदराबाद के ब्लास्ट। एक उदाहरण बताइए जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या ईसाई का आया हो। मैं चुनौती से कहता हूं। सबसे पहले तो रवि श्रीवास्तव जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू शरणार्थी जो हैं वो रेप और क्राइम को बढ़ावा देते हैं? और सवाल आज गृह मंत्री जी ने उठाया है, पूछा है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों से आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? और एक बार फिर से ये लोगों को डराने का काम आप नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ भी मोदी करे तो या पुतिन बाबा या फिर कि भाई रेप हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। सवाल आज ये है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप कितनी दूर तक ले जाएंगे? नाविका जी, पहली बात तो ये कि रोहिंग्या शरणार्थियों को या बांग्लादेशियों को अरविंद केजरीवाल तो नहीं लेके आए थे भारत में। सरकार किसकी है, कौन है सरकार में, केंद्र की सरकार किसकी है, उसकी एजेंसियां किसकी हैं, कैसे आए वो लोग, कब आए वो लोग, क्यों आए वो लोग, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। इसमें अरविंद केजरीवाल का तो कोई दोष नहीं है। आपने पूरी स्पीच पढ़ी सुनी अरविंद केजरीवाल की, स्पष्ट शब्दों में कहा है, होम मिनिस्टर दुनिया भर की बातें करते हैं मगर जो मुद्दे की बात अरविंद केजरीवाल ने कही उसका जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि भाई 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं, अगर 1-1.5 करोड़ लोग और यहाँ पे घुस आए तो वो रहेंगे कहाँ पे? नौकरियां किसकी छीनेंगे, किसकी शिक्षा का अवसर छीनेंगे, कैसे आपके घरों के सामने झुग्गियां बना करके ठहरेंगे यहाँ पे? और पहली बात, जो आएंगे उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन बताएगा कि वो कहा कि उनकी क्या वहां पे बैकग्राउंड थी, क्या काम करते थे? अपराध बढ़ेंगे यहाँ पर देश के अंदर, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, चाहे रेप हो, रॉबरी हो और तमाम राइट्स हो, वो यहाँ पे भड़केंगे। तो ये बिल्कुल सही बातें कही है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। कहते हैं 31 दिसंबर के पहले के लोगों को हम गिन रहे हैं। अरे 31 दिसंबर के बाद वालों को गिनने कौन रोकेगा आपको? आपको तो वोट बैंक ही बनाना है ना अपना। वो वोट बैंक जहां आपको वोट नहीं मिलते वहां पे उनको बसाएंगे, वहां पे उनके सेटअप बनाएंगे और वहां का वोट बैंक अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। शायद इस इलेक्शन में नहीं, अगले वाले के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो ये है उनकी नीयत। और होम मिनिस्टर ने जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया है, और जो अरविंद ने कहा है वो सच्ची बातें कही है बिल्कुल। चलिए रवि श्रीवास्तव जी, आप कितने अनइन्फॉर्म्ड हैं ये इस बात से पता चलता है, और केजरीवाल जी को भी शायद इस बात का पता करना चाहिए कि 1.5-2 करोड़ लोग आ जाएंगे तो कहां रहेंगे। अरे भैया, ये लोग तो आ चुके हैं और 2014 से पहले आए थे। तो इसमें तो गलती मोदी सरकार की भी नहीं है, मोदी सरकार की भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब ये सारे जो इन्होंने अपने दुख, दर्द और ये बातें बताई हैं कि नौकरियां कहां से आएंगी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि खुद जो नौकरी की टीचर्स हैं उनको तो ये तनख्वाह दे नहीं पा रहे। सुधांशु जी।
देखिए नाविका जी, पहले मैं बताना चाहता हूँ रवि श्रीवास्तव जी उस पार्टी के हिमायती हैं जो नेता दावा करता मैं सबसे पढ़ा लिखा हूँ, या IIT ग्रेजुएट है ना केजरीवाल। ये करे 2-2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये बताइए पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 20-22 करोड़। वहां हिंदू कितना है? लेस देन 1%। तो कितना हुआ? 20 लाख। और सुनिए जनसंख्या कितनी है बांग्लादेश की? 16.5 करोड़। वहां हिंदू कितना बचा है? 7%, यानी लेस देन 1 करोड़। भैया 1 करोड़ तो कुल है मिला के। और सुनिए अफगानिस्तान में कितना बचा है? 500-600। मेरे भाई टोटल आ जाए तो 2-2.5 करोड़ नहीं है। ये है पढ़ा लिखा आदमी। देखो कैसे झूठ बोल के दुनिया को क्या भ्रम में डालने की कोशिश करते। ये पढ़े लिखे, सोचो कितने चतुर सयाने हैं जो बोलने की जो बात कर रहे हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सरकारी खजाने से पैसा, सुनिए आपने कहा 1,000 रुपए दिल्ली में हर महिला को देंगे। आपने वेरीफाई किया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या हैं उनको नहीं देंगे? आपने वेरीफाई किया है क्या? ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या सबको देंगे? या आप ये कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कि दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है? जबकि श्री प्रकाश जायसवाल एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम यूपीए सरकार में फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। कब? यूपीए सरकार के समय 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। IMDT एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम भारत पे एक्सटर्नल एग्रेशन की तरह है। 2005-6 में, अपनी सरकार नहीं कोट कर रहा हूं, 2006-7 में असम के गवर्नर ने कहा कि हर दिन 5,000 लोग आ रहे हैं। तो या तो केजरीवाल बोल दे कि बांग्लादेश का एक भी घुसपैठिया, एक भी रोहिंग्या यान नहीं है, या फिर कहे कि जो 1,000 रुपये दे रहे हैं वो उनको भी दे रहे हैं। गजब है साहब, सरकारी खजाने से देने को तैयार है उन्हें, और यहां पे कहेंगे आके लूट लेंगे। और इससे एक और बात साफ हो गई नाविका जी कि इनको सिर्फ भारत के हिंदुओं से नफरत नहीं है, हिंदू मात्र से नफरत है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश का होगा या अफगानिस्तान का होगा तो उससे भी नफरत है। यह भी साबित हो गया। मैं आपको 1 दर्जन इंसिडेंट गिना सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट टेरर में आया। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से लेके असम की घटना से लेके जयपुर का ब्लास्ट 2008, और मुंबई के आजाद मैदान की घटना 2012, हैदराबाद के ब्लास्ट। एक उदाहरण बताइए जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या ईसाई का आया हो। मैं चुनौती से कहता हूं। और ये बताइए, आपकी तो पंजाब में सरकार है, बताइए कितने बलात्कार के आरोपी, कितने डकैती के आरोपी, चोरी के आरोपी पकड़े गए हैं। ये लोग हैं जो देश की अस्मिता पर डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी घृणा देश के टुकड़े करके रहीम को पैरोल पे कौन छोड़ता है हर 2 महीने में? चलिए डिबेट को गुमराह मत करिए, डिबेट को गुमराह मत करिए रवि जी। जो सवाल है उन सवालों के जवाब देने चाहिए। या माफी मांगे 2.5 करोड़ की फिगर के लिए। बिल्कुल। और ये सवाल जो रोजगार का है, ये रोजगार का सवाल, तो मैं कहूंगी कि इसके लिए तो आपको सैलरी जिनको नहीं दी है कम से कम उन शिक्षकों से पूछना चाहिए वो किस तरह बैठे हैं। अब किशोर तिवारी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, किशोर तिवारी जी, कोई रिफॉर्म हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का हटाना हो, इसके आप भी हिमायती थे, लेकिन अब आपके वो कहते हैं ना रसोइयां अलग अलग हो गई हैं शिवसेना की और बीजेपी की, तो अब आपको दिक्कत है कि भाई अब 370 क्यों हटा दिया मोदी ने। उस पर भी आपने कह दिया कि ये तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप चल रही है। सवाल इस पर भी है कि आज बीजेपी का हिंदुत्व गौमूत्र हिंदुत्व लगता है उद्धव ठाकरे को, इसीलिए शायद क्योंकि रसोई अलग अलग हो गई है, खाना अलग अलग पकता है। अब जब तक साथ था, साझा था, तब तक ये हिंदुत्व और वो हिंदुत्व दोनों सही था, साथ में जी रहे थे। लेकिन अब तो कहना ही है कुछ ना कुछ। और अब वही मोदी जिनके साथ आपने इतने साल अपना साथ निभाया बाला साहब ठाकरे के समय से, अब वही मोदी, वही बीजेपी आपको पुतिन बाबा लगने लग गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि हर रिफॉर्म में, हर चीज में अब सब गलत ही दिखता है, काला ही दिखता है। चश्मा बदल गया है या नियत? और कुछ बोलना है तो बोल लो, और कुछ बोलना है तो बोल लो। मैं सुधांशु जी को एक बात बताता हूं कि सुधांशु जी, ना ही तो हमारा हिंदुत्व बदला है, ना ही तो हमारे विचार बदले हैं। देश में माहौल ही ऐसा कुछ है कि आत्ममुग्धता के वजह से मोदी जी अगर तीसरी टर्म आते हैं
तो देश का संविधान खतरे में आएगा, ऐसा आम आदमी बोलता है। और आप भी देख रहे हैं कि कैसी कार्य पद्धति से वो जा रहे हैं। आपके पार्टी में तो प्रजातंत्र खत्म हो गया। उद्धव जी इतना कहते हैं कि देश का प्रजातंत्र भी खतरे में है। इनको अनंत हेगड़े जी ने क्या बता दिया कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 के ऊपर लोग चाहिए। मुझे एक बताइए, आपकी पार्टी 40 पार्टियों के गठबंधन के अंदर 270 जगह पर सीरियसली लड़ रही है, आपको 370 सीटें कहाँ से मिली? और आपके पास ये शाम को बैठ के हिसाब कर लेना, 270 सीट पे लड़ने वाली पार्टी 370 सीट पे को पार कैसे करेगी? और 400 पार तो आप होने वाले नहीं है। अभी उद्धव जी यवतमाल में आए थे, दोपहर के वक्त उनकी सभा में 40,000 की जनता थी। और सुधांशु जी, हमारा विरोध भाजपा की विचारधारा से कभी नहीं था। जिस प्रकार से आपने शिवसेना को ट्रीटमेंट दी, जिस प्रकार से आपने बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को पदच्युत किया, हम उससे आहत है। हमें मोदी जी की कार्य पद्धति, अमित शाह की कार्य पद्धति, इनसे विरोध है। हमें नितिन जी से कहाँ विरोध है? सुधांशु जी, तुमसे कहाँ विरोध है हमको? तुम तो इतने मेधावी और सुंदर प्रवक्ता हो, झूठ बात भी बहुत दबा के बोलते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 साल के अंदर किसान बड़े परेशान। किसानों को जो वादे दिए थे वो नहीं उतरे सही। मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे तुम्हारी साख उतर नहीं पाई। आर्थिक नीतियां ग्रामीण व्यवस्था पे चली। तो इसीलिए ये देश पुतिन बाबा का देश बन जाएगा। इसीलिए सुधांशु जी, अब आप जवाब दे दीजिए। एक मिनट मैं एक बात नहीं, जो 60 सेकंड है उससे ऊपर 60 सेकंड दे चुके हूँ, अब जवाब सुन लीजिए। इतना तो बोला, मुझे एक थोड़ी बात बोल लेते तो क्या हो? मैंने कहा बोला, जो बोलना था वो तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला। नहीं, पुतिन बाबा इसलिए बोला कि हालात ऐसे बने। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, देखिए, बहुत जानते हैं इन्होंने क्यों कहा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत से अपने को क्यों अलग कर लेते हैं। मुझे याद है, कोई जाके चेक कर सकता है, बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू था 90 के दशक में। पत्रकार उनसे पूछता है कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे कहते हैं यह आरोप गलत है। एक पॉज लेते हैं, पत्रकार को लगता है सफाई देंगे। बाला साहब ठाकरे क्या कहते हैं, यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। बाला साहब ठाकरे वो थे जो कहते हैं 6 दिसंबर 92 के बाद कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे उस पर गर्व है। जबकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे नेता 6 दिसंबर 92 की रात डिफेंसिव थे और रात को 11:15 बजे रेडियो पर मैंने स्वयं सुना था बाला साहब ठाकरे जी का बयान। हम उन बाला साहब ठाकरे के साथ थे। और बाला साहब ठाकरे तो वो थे कि जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मुंबई के दंगों में आरोप लगा रही है कांग्रेस, जिसके साथ आप खड़े, कांग्रेस कह रही है कि बाला साहब ठाकरे का हाथ है। कांग्रेस ने श्री कृष्णा कमीशन बनाया था जिसमें बाला साहब ठाकरे के लिए कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी थी। तो बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला था, हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। और अब अगर उद्धव ठाकरे आकर गोमूत्र की बात करने लगे तो छत्रपति शिवाजी के महाराज की विरासत का दावा करने वाली वो पार्टी, जिस छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो स्मृति पुराण राखी वेद ध्वनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवान राख्यो दूनी में, जिन्होंने दिल्ली दल को दबाकर अपना दुगना स्टेटस बना के रखा, आज इटली दल से इतना दब गए कि गोमूत्र को मजाक का मुद्दा बना लिए। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत से तो खुद ही छूट गए, हमें छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ी, आपने खुद अपने को छोड़ दिया, जनता की नजर से उतर गए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और चैनल का बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि ऐसा ही नई वीडियो जैसे ही अपलोड करें चैनल पर सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, श्रीवास्तव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या सवाल रहा और जवाब कैसे दिए सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो
चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।